टाइप 9 हम लोग शुरू किए थे। टाइप 9 का नेचर 1। तो नेचर 1 में देख लीजिए, अगर कहीं कुछ है तो पूछ लेके आगे बढ़ेंगे। फिर है ये सब हो गया था। हाँ, ये कल हो रहा था ये सब। चलिए, तो इसमें और कुछ है? ये तो लगता है कल बताए थे ना। चलिए देख लीजिए, अगर इसमें कुछ है तो फिर आगे बढ़ेंगे। तीस बन गया है? नहीं पूछिएगा तो हम नहीं ना बताएंगे। नेचर 2। नेचर 2 में देख लीजिए, आपसे हम 50 बार पूछेंगे तो आप बोलिएगा उधर से कि हाँ बता दीजिए। नेचर 2 में देख लीजिए। देख लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। नेचर 3। नेचर 3 में देख लीजिए, अगर कुछ है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। नेचर 3 में कुछ बताना है कि आगे बढ़ें? एक व्यक्ति ने 10 वर्ष में 9500 रुपया के मूलधन पर मूलधन का इतना % ब्याज प्राप्त किया, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? बताइए। क्या ये सब लॉजिक क्वेश्चन पूछ रहा है लोग? 950 रुपया मूलधन दर पूछ रहा है, तो मूलधन और ब्याज का रेशियो लिखेंगे, लेकिन 1 साल का। तो मूलधन है 9500 रुपया और ब्याज जो है मूलधन का 130%। मूलधन है 9500 और उसी का 130% ब्याज मिल रहा है, लेकिन ये कई साल का ब्याज है? 10 साल का। तो 1 साल का ब्याज कितना? % हटेगा, 2 जीरो भी हटेगा, इससे ये भी कट जाएगा। 95 से 95 भी कट जाएगा। 100 का चीज़ 13, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 13% वार्षिक। लेकिन इतना भी नहीं करने की ज़रूरत है। हम लोग चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं, हमको तो रेट ही निकालना है, यानी कि रेशियो निकालना है हमको। तो रेशियो से ही काम यहाँ तो बन जा रहा है। मूलधन का 130% साधारण ब्याज, यानी कि मूलधन होगा 100 रुपया, तो ब्याज मिलेगा 130 रुपया। लेकिन कई साल में? 10 साल में। तो 1 साल में तो इतना ही होगा, यानी 100 का चीज़ 13, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 13%। चलिए आगे बोलिए। 9, 10, 11, 12। रामू एक बैंक में 12,000 रुपया साधारण ब्याज की दर से कर्ज लिया। 3 वर्ष के बाद उसे मूलधन में से 65 रुपया जमा कर दिया। उसके 2 वर्ष बाद उसने इतना रुपये बैंक में जमा अपना खाता बंद कर, तो कर्ज लेने का वार्षिक ब्याज दर क्या था? कह रहे रामू एक बैंक में 12,000 रुपया साधारण ब्याज की दर से कर्ज लिया। 3 वर्ष के बाद उसने मूलधन में से 6500 रुपया बैंक में जमा कर दिया। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या बोला है कि रामू एक बैंक में 12,000 रुपया साधारण ब्याज की दर से कर्ज लिया है। 12,000 रुपया कर्ज लिया है बैंक से। 3 वर्ष बाद उसने मूलधन में से 6500 रुपया बैंक में जमा कर दिया। तो 3 वर्ष के बाद जो उसका मूलधन रहेगा 12,000 रुपया नहीं रहेगा। पहले 3 वर्ष के लिए मूलधन तो हो जाएगा 12,000, ये पहले 3 साल के लिए। और 3 वर्ष के बाद बोल रहा है कि उसने मूलधन में से 6500 रुपया बैंक में जमा कर दिया।
तो यानी बचा कितना, 5,500 रुपया। क्योंकि 12,000 रुपया कर्ज लिया था, 6500 रुपया तो लौटा ही दिया बैंक को, तो फिर भी बैंक बोलेगा तो एक काम करो, अब 5500 रुपया पर हमको ब्याज देना। उसके 2 वर्ष बाद, यानी कि ये 5500 रुपया जो आपका रहा होगा 2 साल रहा होगा, तो कर्ज लेने का वार्षिक ब्याज दर क्या था। कितना इजी क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग मूलधन और ब्याज का रेशियो लिख लेंगे। मैं बोला कि 12,000 रुपया 3 साल के लिए या 36,000 रुपया 1 साल के लिए, बतवा तो सेम है। 5500 रुपया 2 साल के लिए, या बोलिए कि 11,000 रुपया 1 साल के लिए, बात तो सेम ही है। तो 36,000 और 11,000 कितना हो जाएगा, 47,000। और ब्याज मिल रहा है कितना, 9260 रुपया जमा। उसके 2 वर्ष बाद उसने इतना रुपये बैंक में, सॉरी रुक जाओ 9260 रुपया बैंक में जमा कर अपना खाता बंद कर दिया। पहले 6500 रुपया जमा किया था और फिर 9260 रुपया, यानी जो कुल जो पैसा वह वापस किया, वह कितना किया, तब 5 2 7 9 6 15, 15,760 रुपया। बैंक से पैसा लिया था 12,000 रुपया, कुल पैसा उसको रिटर्न करना पड़ा 15,760। इसका मतलब 3,760 रुपया, 3,760 रुपया उसको ब्याज देना पड़ गया होगा, क्योंकि पैसा तो उधार लिया था 12,000 रुपया, रिटर्न कैसे कैसे करना पड़ा। तो एक बार 6500 रुपया करना पड़ा, फिर से 9260 रुपया करना पड़ा, यानी कुल 15,760 रुपया रिटर्न करना पड़ा। तो कुल 15,760 रुपया रिटर्न करना पड़ा। इसका मतलब 12,000 के बदले 15,760 रुपया रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब 3,760 रुपया ब्याज हो गया। तो अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग। आठ बार में लगता है कटता है क्या, 8 7 56, 32 5 37, तो यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 8%। छोटा सा सुंदर सा अच्छा सा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आपको देखने को मिलेगा। और यदि नहीं समझ में आया तो बोलिए, तरीका चेंज कर देते हैं। चलिए इसी चीज़ को आप ऐसे कर सकते हैं, जिनको दिक्कत है। 12,000 रुपया 3 साल के लिए, तो ब्याज होता है मूलधन का RT% होता है, मूलधन का R × T%। समय है 3 अवधि, यानी ब्याज होगा मूलधन का RT%। 3 साल का ब्याज तो इतना ही होना चाहिए था, लेकिन 3 साल बाद आप मूलधन में से 6500 रुपया बैंक में जमा कर दिए, तो फिर भी आपका जो पैसा आप रहेगा बैंक में वो कितना रहेगा, 5500 रुपया पर बैंक आपसे ब्याज लेगा। उसके 2 वर्ष बाद आप इतना रुपया बैंक जमा करके खाता क्लोज कर दिए। इट मीन्स कि आप सारे पैसे उसको रिटर्न कर दिए, यानी मूलधन और ब्याज सहित वापस किए होंगे, तभी तो खाता क्लोज होगा। तो 9260 रुपया आप दे करके वापस कर दिए। उसके 2 वर्ष बाद, यानी कि ये 5500 रुपया जो रहा होगा 2 साल तक रहा होगा। बैंक का तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी भी सेम ही है, यानी कि मूलधन का R × T% अगले 2 साल के लिए रहेगा, RT%। यानी कि 12,000 रुपये पे 3 साल का ब्याज इतना होगा, अब 5500 रुपये पे 2 साल का ब्याज इतना होगा। इस तरह से टोटल ब्याज जो आपको बैंक को देना चाहिए था, इतना देना चाहिए था। और क्वेश्चन में हमको दिख रहा है कितना, 3,760 रुपया ब्याज। दोनों बात आपस में बराबर होना चाहिए। इधर भी इंटरेस्ट है, इधर भी आपका इंटरेस्ट है। चलिए 14 15 कर एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई। 5 वर्षों में यह बढ़कर जो राशि बनी, 5 वर्षों में बढ़कर जो राशि बनी वह 3 वर्षों में हुई वृद्धि का 5/4 गुना है। क्या बोल रहा है,
3 वर्षों में इसमें हुई वृद्धि का, यानी कि 3 वर्ष में मूलधन तो रहा होगा 4, वृद्धि होकर के हो गया 5, यानी बढ़ा होगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि 4 से हो गया 5, यानी कि 25% का वृद्धि। या यूँ बोले कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहा होगा, तो अभी ऐसा नहीं बोलेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकाल लेते हैं, तो मूलधन है 4, ब्याज है 1, लेकिन ये कै साल का ब्याज होगा? 3 वर्ष में। तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा 12:1, यानी कि 8.33%। 1/12 का मतलब कितना हो जाएगा? चलिए, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है वो देखना है। तो ब्याज की दर क्या है? कौन सा ब्याज की दर? एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई, 5 वर्षों में यह बढ़कर जो राशि बनी, 5 वर्षों में यह बढ़कर जो राशि बनी, 5 वर्षों में यह बढ़कर जो राशि बनी, वह 3 वर्षों में इसमें हुई वृद्धि का इतना गुना है। वो पहले वाला शायद पूछ रहा होगा। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई, 5 वर्षों में यह बढ़कर जो राशि बनी है, 5 वर्षों में बढ़कर जो राशि बनी है, यानी कि मिश्रधन, यानी कि 5 वर्ष का जो मिश्रधन है वह 3 वर्षों में इसमें हुई वृद्धि, 3 वर्षों में हुई वृद्धि, तो 3 वर्ष का ब्याज बोलना चाह रहा होगा ये। इसका 5/4 गुना है। 3 वर्ष में हुई वृद्धि का इतना गुना, तो 3 वर्ष में हुई वृद्धि, तो जो वृद्धि होता है उसको हम लोग ब्याज बोलते हैं। यानी कि 3 वर्ष का जो ब्याज होगा उसका 5/4 गुना है कौन? तो जो 5 वर्षों में यह बढ़कर जो राशि बनी है, यानी कि 5 साल का जो मिश्रधन होगा ना भाई मेरे, 5 साल का जो मिश्रधन होगा, चलो पहले हम तो बेसिक से करते हैं कह क्या रहा है, क्योंकि अभी हमको ये बात समझ में नहीं आ रही बोल क्या रहा है। तो ये होगा P × 1 + RT%, यही तो इसका मिश्रधन होगा। 1 साल का इतना होगा, तो 5 साल का फाइबर% होगा। 5 साल का मिश्रधन यही होगा, P × 1 + RT%, मूलधन प्लस ब्याज। आप लोग को बताए थे कैसे आ रहा है। तो ये 5 साल का जो मिश्रधन होगा, जो राशि बनेगा, वह 3 वर्ष में इसमें हुई वृद्धि, यानी कि 3 वर्ष का ब्याज। चलो मान लेते हैं कि ब्याज 3 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज होगा मूलधन का RT%, तो 3 वर्ष का ब्याज होगा मूलधन का 3R%। 3 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज क्यों लिए? क्योंकि जो वृद्धि बोल रहा है, वृद्धि का मतलब ब्याज ही हो सकता है। तो 3 वर्ष में इसमें हुई वृद्धि, यानी कि ब्याज बोलना चाह रहे हैं, का 5/4 गुना है। दोनों हो गया आपस में बराबर। अब P और R में कुछ रिलेशन निकलेगा तो ब्याज की दर, बिल्कुल P और R रहेगा तो हम ब्याज की दर बता भी देंगे। चलिए देखते हैं कि क्या हो रहा है। चलो इसको तो नीचे ही लाने में भलाई है। 5 20 से 100 हो जाएगा, और इधर तो 5 20 से 100, यानी कि P × 1 + R/20 बराबर 3PR। अरे P से P कट रहा है, 3PR बटा 20 चौका 80। तो P से P तो आपका कट जा रहा है,
तो 20 और प्लस R बट्टा 20 अब बराबर है 3R बट्टा 80। तो 20 चौका 80, तो 20 चौका 80 बराबर 2R, तो R बराबर 40। तो ब्याज की दर आपसे पूछ रहा है, यानी कि R का ही मान आपसे पूछ रहा होगा, तो R बराबर 40 आ रहा है। कौन सा ये बोल रहा है बात भाई? वही वृद्धि का मतलब तो ब्याज ही कहलाएगा ना, यह मिश्रण थोड़े हो जाएगा। 4 एकम 4 1 5 बटा 4। 3 वर्ष का जो ब्याज होगा, 3 वर्ष इसमें हुई वृद्धि, तो 3 वर्ष का ब्याज मूलधन का R इंटू T%, ठीक है, का इतना गुना है कौन? 5 वर्ष का जो मिश्रण होगा, तो P इंटू 1 प्लस 5%, बिल्कुल ठीक है। ये वाला ये 20 चौका, अच्छा ये 4R हो जाएगा यार। 20 चौका 80, तो ये तो और निगेटिव आ रहा है। कितना हो जा रहा है? 20 चौका 80 अजोड़ 4R अब बराबर है 3R। इसका मतलब ये जो वृद्धि बोल रहा है ये मिश्रण बोल रहा होगा, ये मिश्रण बोल रहा होगा शायद। 5 वर्षों में बढ़कर जो राशि बन रहा है, यानी जो मिश्रण हो रहा है, वह 3 वर्ष के मिश्रण का कितना गुना है। देख लेते हैं उस पर भी ट्राई करके क्या दिक्कत है। पाँच वर्षों में बढ़कर जो राशि बनेगा, तो ये तो सेम ही रहेगा, ये तो सेम ही रहेगा। यहाँ भी हो जाएगा P इंटू 1 प्लस 3 साल, तो 3R%, और इसका 5 बटा 4 गुना है। P से P आपका कट जा रहा है, तो 1 प्लस 5R% बराबर, चलिए 4 प्लस 20R% बराबर 5 प्लस 5 तिहाई 15% इंटू R। अब 20% अब 15% इधर घट जाएगा, तो 5R% और बराबर 1, तो R बराबर 20। R बराबर कितना हो जाएगा? 20। और यही ब्याज की दर बोला, यानी क्वेश्चन ये बोल रहा है, मेरे समझ से लिखने वाला हमारा अपना जो दिमाग कह रहा है, इसको लिखने का तरीका इसका गलत है। क्योंकि 3 साल में कोई चीज़ जो वृद्धि कहलाएगा, 2 साल में कोई चीज़ वृद्धि हो, 5 साल का कोई वृद्धि हो, तो जो वृद्धि होगा वो ब्याज कहलाएगा, मिश्रण नहीं कहलाएगा। लेकिन ये आपका क्वेश्चन जो कह रहा है, ये वृद्धि का भाव ये दे रहा है अमाउंट। हुए धन का बोल देता तब वो चलता, मिश्रण नहीं बोल सकता था, धन तो बोल सकता था ना। तो 3 साल का जो अमाउंट होगा उसका इतना गुना ये बोल रहा है। चलो इसमें और क्या अच्छा सोच सकते हैं, अब ज़रा देखा जाए। 5 वर्ष में कह रहा है कि 5 वर्ष का जो मिश्रण होगा वो 3 वर्ष के मिश्रण का 5 बटा 4 गुना है। 5 वर्ष का मिश्रण 3 वर्ष के मिश्रण का, मिश्रण से रिलेशन है नहीं अपने पास। चलिए मेरे दिमाग में और इसके अलावा कोई आइडिया नहीं आ रहा है।
बस इतना दिख रहा है कि मूलधन कांस्टेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट है। तो मूलधन और रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट होगा तो आई जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम का। तो इंटरेस्ट में कोई रिलेशन दिया नहीं है, टाइम का रिलेशन सिर्फ दिया हुआ है 5 वर्ष और 3 वर्ष। तो ब्याज का भी रेशियो वही होगा 5:3। लेकिन ब्याज का तो नहीं चाहिए हमको। ज़्यादा दिमाग लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। 16, लेकिन क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा है। हाँ, अगर कॉन्सेप्चुअली आप ठीक ठाक नहीं रहिएगा तो नहीं बनेगा। 16 क्या करे, बना दे? देखो पूछ लेना, नहीं बना होगा तो, नहीं तो हम तो आगे बढ़ जाएंगे। 17 हैं बन जाने वाले चुप रहिए, तो नहीं बनने वाले को पता नहीं चलेगा, उधर ही आवाज़ दब जाएगा। 17 चलिए पास है। 18 19 20 21 22। देखिए, साधारण ब्याज की एक निश्चित राशि का इतना प्रतिवर्ष ब्याज दर का मूल निवेश की समय अवधि का आधा है। वाह, कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिला है। ध्यान दीजिए, अगर ये सब दिस दैट नहीं लगाया रहता समय और पता नहीं क्या क्या, तब तो सीधे दर अगर निकालना होता विदाउट कंडीशन अगर रहता तो मूलधन और 1 वर्ष का ब्याज लिखते। तो मूलधन है 75 और ब्याज है 54, लेकिन कितने वर्ष का ही तो कन्फर्म ही नहीं हो रहा है। बस इतने बोला कि निश्चित राशि का जो ब्याज है वो 54/75 है, लेकिन ये कितने समय का ब्याज है हमको पता नहीं है। और जब तक समय नहीं पता होगा तब तक हम अपना मर्जी से कहा 1 साल मान लेंगे। हाँ, तो उसके लिए रिलेशन दिया है, यदि प्रतिवर्ष ब्याज दर का मूल्य निवेश की समय अवधि का आधा है। लीजिए, समय अवधि का आधा, अब ये भी नहीं पता है कितना समय अवधि है। तो चलो, एक ही बात हम आपको बोले हैं कि ब्याज जो होता है मूलधन का 80% होता है। तो ब्याज है आपका कितना, 54। ब्याज कितना है, 54। और यह जो ब्याज होगा वो क्या होगा, मूलधन का RT%। लेकिन R और T के बीच में कुछ रिलेशन दिया हुआ है। कह रहा है कि प्रतिवर्ष ब्याज दर का जो मूल्य होगा, यानी कि जो रेट होगा, वो समय का क्या होगा, आधा। तो मूलधन का RT%, समय का आधा। तो मूलधन का RT%, मूलधन का RT% यही होता है ना। लेकिन जो रेट है वो टाइम का क्या है, आधा है। तो यानी कि ये T होगा तो ये होगा T/2। कोई हम दिमाग नहीं लगाएं, जो बोला वो कर दिए। बोला कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो समय का क्या है, आधा है। तो दर का मूल्य निवेश की समय अवधि का आधा, निवेश की समय अवधि का आधा। अब रुक जाइए, 25 आई 75, 25 चौका 100, 4 दूनी, अच्छा ये भी कट रहा है, 3 से 18 बार में 18 8 44 से T² बराबर 144। तो T बराबर कितना, पूछ क्या रहा है, प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। दर जो होगा समय का क्या होगा, आधा, T/2। T का मान 12, तो T/2 का मान 6%। लेकिन हमको इसके पहले वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, बड़ा चलिए 23। अब यहाँ से सब आपका ताज़ा क्वेश्चन डाला गया है। 24 25 26 27 28 29 30। हम भी चाह रहे थे कि आप पूछिए। सोचो, बड़ा दुख होता है यार कि क्या ही सब पढ़ता होगा।
बिना मतलब के बाप मतारी के पैसा ही लोग बर्बाद कैले हैं। घूमने का एगो बहाना मिल गया है कोचिंग। एक धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 18/5 वर्ष में स्वयं का इतना गुना हो जाता है। तो गधा भी बना देता। इसका मतलब है कि अब आज भी जोड़ घटाओ भाग इसको पे नहीं पता है। जाओ क्लास 2 वाला के साथ बैठो, अब यहाँ पे वही भेजिए देंगे एक दिन। 18/5 वर्ष में स्वयं का इतना गुना हो जाता है, यानी कि स्वयं तरह होगा 50 हो जाएगा। ये बोल रहा है कौन चीज़? एक धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर स्वयं का इतना हो जाता है, यानी ये तो मिश्रण दिया होगा। एक मतलब ब्याज हो जाएगा 27, लेकिन कै साल का? तो 18/5 साल का। तो 1 साल का उससे भाग दे देंगे तो हो जाएगा। अब 9 27 और 9 दूनी 18, 5 से 5 ख़त्म, 20 25 100, तो 5 तिहाई 100। चलिए कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं तो फिर ज़्यादा हम भाग जाएंगे। चलिए नेचर 4, अच्छा नेचर 4 शुरू करना है। बड़ा इजी नेचर का ये भी क्वेश्चन है। 2 हम बताएंगे, बाकी कल आप पूछ लीजिएगा। किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का इतना है यदि प्रतिशत वर्ड पे ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या बोलता है? रेट और टाइम दोनों आपस में बराबर होगा। हो सकता है कि रेट और टाइम में, जैसे अभी पीछे बार में क्वेश्चन हम लोग देखे थे कि रेट और टाइम का रिलेशन आधा का दिया था, है ना? तो वैसे यहाँ भी दे सकता है। पहले तो एकदम जनरल ट्रेंड था कि भाई रेट और टाइम बराबर दे देता है, तो हम बराबर नहीं बोलेंगे, बिल्कुल कुछ भी दे सकता है। आगे देख सकते हैं, दिया होगा कुछ क्वेश्चन इस टाइप का। हाँ, तो लिखा है कि साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, यानी कि मूलधन होगा 25 तो ब्याज होगा 16, और ब्याज जो होता है वो होता है मूलधन का ही 80% होता है। तो ब्याज जो होगा मूलधन का, तो मूलधन तो है 25 का, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पर बात करते हैं। तो कह रहा है यदि दर प्रतिशत, मतलब जो रेट है और जो वर्षों में समय है टाइम, वो संख्याएं क्या है? बराबर है। माने अगर 10 वर्ष होगा तो रेट 10% होगा, 20 वर्ष समय होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% होगा, 15 वर्ष समय होगा तो 15% रेट होगा। यानी कि टी और आर आपस में बराबर है। तो टी और आर आपस में बराबर हैं, तो जिसको रेट मानना है रेट मान लो, जिसको टाइम मानना है टाइम मान लो, है ना? तो रेट अगर होगा R% तो टाइम होगा R वर्ष। तो T इंटू टी कर लें कि R इंटू आर करें? कोई बात नहीं, तो R का R%। तो अब देखो 25 चौका 100, 16 चौका 64, तो R स्क्वायर बराबर 64, तो R बराबर 8, और R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, तो समय भी 8 वर्ष। पूछा क्या है वैसे इसमें? तो ब्याज की दर पूछ रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 8% होगा। समय पूछता तो 8 वर्ष होता। थोड़ा सा दिमाग और लगाते हैं, देखते हैं। नहीं बने तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अभी मेरे दिमाग में आया तो सोचे कर लेते हैं। आप देखो रेट और टाइम आपस में बराबर है, तो जब रेट बराबर हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा, तो ब्याज और मूलधन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब जो रेशियो ब्याज का होगा वही रेशियो मूलधन का होगा। कोई फ़ायदा नहीं। एक कहीं को देवे किया रिलेशन, दूसरा रिलेशन भी तो नहीं दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 भी है। एक राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज राशि का इतना है, वर्षों की संख्या ब्याज वार्षिक दर के बराबर है। मतलब जितने वर्ष समय लगेगा उतना ही प्रतिशत रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो राशि का 25/36, यानी राशि होगा 36 तो ब्याज मिल रहा है 25। तो ब्याज जो होता है वो मूलधन का 80% होता है। तो यानी कि जितना होगा रेट उतना ही होगा टाइम 80%। अब एक बार हम लोग हल कर लेते हैं 4 से 9 बार में और 4 से 25 बार में। यानी कि R स्क्वायर बराबर 25 गुना 25/9,
तो R बराबर आप जल्दी से बोल दीजिए 25/3। अब 25/3 का मतलब 8.33। तो ये सब वन लाइनर जैसा क्वेश्चन है, बिना दिमाग वाला ये सब क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे कुछ अलग रिलेशन आपको दे दिया है, आपको ट्राई करना है। वार्षिक दर प्रतिशत के दुगने के बराबर है, कर लेंगे, ऐसा तो करवे किए थे अभी कुछ। देखिए ये लोग बोल रहे हैं कि छठा बताइए ना दीजिए सर। एकदम बता दीजिए सर कैसे। ट्राई किए लेकिन नहीं हुआ। ये चलते नहीं हुआ कि आपको रेशियो पढ़ना है फिर से। आप रेशियो नहीं ना पढ़ें बढ़िया से। चलिए पूछें तो बता ही देते हैं, क्या दिक्कत है। राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/35, यानी ब्याज होगा 9 तो मूलधन होगा 35, और जो ब्याज मिलता है वह मूलधन का ही 80% होता है। तो मूलधन तो है 35 भाई मेरे। अब R और T का बात कर लेते हैं। तो उसके बारे में बोल रहे हैं ना, ब्याज की वार्षिक दिए गए धन पर, यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का इतना गुना समय का संख्यात्मक मान के बराबर हो। ब्याज की वार्षिक दर का 5/7, यानी वार्षिक दर होगा 7 तो समय लगा होगा 5, ऐसा बोला है। इसका मतलब भाई मेरे रेट और टाइम, वार्षिक दर का 5/7, यानी वार्षिक दर होगा 7 तो टाइम होगा 5। तो हेकरा गुने हेकरा कर देंगे तो फिर मान के कर निकलेगा। यहाँ पे कुछ आपको मानना पड़ेगा ना। कर लिए, हो गया काम। आपको बताया गया था, शायद आप भुला गए, कि जब भी रेशियो में गुना का बात आवेगा, जब भी गुना का रूप लेना होगा तो आपको कांस्टेंट बना करके ही गुना लिखना है। ऐसा नहीं बोल देगा, ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं कि दो संख्या है A और B जिनका अनुपात है 3:4 और इनका गुणनफल आ रहा है 48, तो आप भी कर दीजिए 4×3 बराबर 48, तो 1 बराबर 4, तो ये हो जाएगा 4×3 12, हो जाएगा 4×4, और देख लीजिए हो रहा है 48। तो बताए थे ना आपको कि जब भी गुना का रूप होगा तो आपको x मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा उसका भी कारण हम समझाए थे, क्योंकि जब भी गुना करिएगा तो x × x x² बन जाएगा, और जोड़ने में x और x² नहीं बनता है, घटाने में x और x² नहीं बनता है। तो यानी कि रेट होगा 7K तो टाइम होगा 5K और मूलधन का RT%। कोई हम दिमाग ही नहीं लगाए हैं। आप विश्वास कीजिए, ज़िंदगी में हम भी ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। आपको भले विश्वास होगा या नहीं होगा, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब देखिए, परसेंट से 5 से 20 बार में जाएगा नहीं, और कुछ तो नहीं कट रहा है, और कुछ नहीं ना कट रहा है। क्या कटेगा? ये 5 से 5 7 35 और 5 20, यानी कि K² बराबर डायरेक्ट बोल दीजिए 36 और बटा, यानी कि K का मान हो जाएगा 6/7। और पूछा क्या आपसे पता है? समय का संख्यात्मक मान के बराबर तो ब्याज दर। ब्याज दर कितना था याद है आपको क्या? 7K था। कितना था? तो K का मान इतना हो गया तो 7K का मान कितना हो जाएगा? 6। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइप 5, नेचर 5। हाँ, ये तो सबसे ज़्यादा पूछता है। यहाँ 2 तरीके का क्वेश्चन बनता है। एक तो कभी आपसे दर पूछेगा तो कभी मूलधन पूछेगा। मतलब आपको हर हाल में दर और मूलधन निकालना आना चाहिए 2 प्रश्न में। चलिए अब थोड़ा सा समझ लीजिए। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 1016 रुपया हो जाएगी और 7 साल में 1304 रुपया हो जाएगी। धन तो वही है ना भाई मेरे।
जो धन 3 साल में 1016 रुपया होगा वही धन 7 साल में 1304 रुपया होगा। जो धन 3 वर्ष में 1016 रुपया होगा वही धन 7 वर्ष में 1304 रुपया होगा। कोई जादू टोना से हो जाएगा, बढ़ेगा। 3 साल में था वो चीज़ 1016 रुपया, जैसे ही वो 7 साल हुआ तो हो गया 1304 रुपया। यानी कि आप देख रहे होंगे कि धन जो है बढ़ गया है। तो ये जो बढ़ा होगा वो क्या होगा? जो भी वृद्धि हुआ है वो कौन चीज़ वृद्धि हुआ है? ब्याज है ना कहलाएगा, यानी कि ब्याज होगा। तो 3 वर्ष में इतना, 7 वर्ष में इतना, तो ज़रा देख लीजिए तो कि 3 से 7 साल यानी कि 4 साल में वह धन कितना बढ़ा है। तो पता चलेगा 14 में से 6 गया 8, 9 में से 1 गया 8, और इधर कितना बच गया 12, 2, तो 2 में से 1 गया 1, 188 रुपया। 188, 14 में से 6 गया 8, 9 में से 1 गया 8, अच्छा 2 में से 0 गया 2, 288 रुपया बढ़ रहा है 4 साल में। और ये जो बढ़ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्याज। तो इसका मतलब 1 साल में यह कितना बढ़ रहा होगा? 72 रुपया। और 1 साल में 72 रुपया बढ़ रहा है, वो भी बढ़ रहा है थोड़े जादू टोना से, ब्याज तो हो रहा होगा। यानी 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 72 रुपया। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहला आपका प्रायोरिटी है ब्याज निकालना। और ब्याज ऐसे ही निकलेगा कि 3 वर्ष में 1016, 7 साल में इतना है, यानी कि 4 साल में 288 रुपये का ब्याज मिल रहा है। तो इसका मतलब हर एक साल 72 रुपये का ब्याज मिल रहा होगा। अब यहाँ से दोनों रास्ते से आप चल सकते हैं कि कोई धन 7 वर्ष में इतना हो गया, यानी ये तो मिश्रधन होगा। तो मिश्रधन का मतलब एकरा में मूलधन होगा और साथ ही साथ 7 साल का ब्याज होगा। और ये कोई धन 3 वर्ष में इतना हो जाता है, इसका मतलब ये भी तो मिश्रधन है, इसका मतलब इसमें भी मूलधन होगा और साथ ही साथ 3 वर्ष का ब्याज होगा। तो जिससे आपको हल्का लगे उससे आप कर लो। हमें लग रहा है कि 7 साल से बढ़िया है कि 3 साल वाला से फरिया लिया जाए। तो ध्यान दीजिए, हमसे तो पहले धन राशि पूछा गया है और ब्याज की दर पूछा गया है। तो ब्याज की दर के लिए तो मूलधन और 1 वर्ष का ब्याज चाहिए। तो 1 वर्ष का ब्याज तो हमको पता चल गया कि 72 रुपया है। अब मूलधन पता कर लेते हैं। देखिए 3 वर्ष में अगर कोई धन 1016 रुपया हो गया है, इसका मतलब 3 वर्ष का ब्याज और प्लस मूलधन वो है 1016 रुपया। तो आप एक बात बताइए, 1 साल में अगर ब्याज मिल रहा है 72 रुपया, तो 3 साल में ब्याज कितना मिल जाएगा? 216 रुपया ब्याज मिलेगा। 216 रुपया ब्याज होना चाहिए। मिश्रधन है 1016, तो एकरा में से 216 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 800 रुपया। और ये 800 रुपया क्या कहलाएगा? मूलधन होगा। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि वह धनराशि बताइए, तब तो 800 और ऐसा ऑप्शन, चलिए कोई बात नहीं, अब ऐसा जल्दी नहीं मिलेगा। तो अब हमको दर निकालना है, तो मूलधन और ब्याज का रेशियो। 100 को रहने दीजिए, इसको हटा दीजिए, तो 8 9 72, 100 पे 9 रुपया, यानी क्या परसेंट? 9%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 9%। क्या इससे कोई फ़ायदा नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष में 756 रुपया हो जाएगा और 3.5 वर्ष में 873 रुपया हो जाएगा। तो 2 वर्ष और 3.5 वर्ष मतलब 1.5 साल ना होता है। 1.5 साल का मतलब होता है 3/2 साल। 3/2 साल में देखिए क्या हो रहा है, था 756 हो गया 873। तो आप देखेंगे कितना ज़्यादा मिल रहा है। तो 13 में से 6 गया 7, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 7 गया 1, यानी कि
117 रुपया का वृद्धि हो रहा है और वृद्धि का मतलब वह ब्याज कहलाएगा कितने साल का? 1.5 साल का, क्योंकि 1.5 साल में ही 117 रुपया बढ़ रहा है। यानी कि 1.5 साल का जो ब्याज होगा 117 रुपया होगा। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा भाई मेरे? यानी कि 1 साल का जो ब्याज होगा 78 रुपया होगा। 1 साल का ब्याज कितना होगा? 78 रुपया। 3/2 से भाग लगा दिए हैं। 1 साल का 117 तो 1.5 साल का, सॉरी 1.5 साल का 117 तो 1 साल का कितना? तो वार्षिक ब्याज की दर, तो उसके लिए मूलधन और ब्याज का रेशियो लिख लो। तो 1 साल का ब्याज है 78 रुपया और मूलधन अब कैसे पता चलेगा? तो देखिए 1 साल का ब्याज है 78 रुपया, हम 2 साल से चलेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 2 साल में कोई धन हो जा रहा है 756 रुपया। तो 1 साल का ब्याज अगर 78 रुपया होगा तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 156 रुपया। तो 156 रुपया तो ब्याज होगा और साथ ही साथ उसमें मूलधन होगा, तो ना 756 रुपया होगा। तो 756 रुपया में से जो ब्याज है यानी कि 156 उसको घटा देंगे तो आप बताइए कि ब्याज कितना, मूलधन कितना बचेगा? 600 रुपया। तो मूलधन पूछता तब तो 600, लेकिन दर पूछा था तो मूलधन तो ऐसे भी निकालना है। तो 6 से 13 बार में लगता है कट जाएगा और 100 पे 13 का मतलब कै %? 13%। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा 13% होगा। अच्छा, इसमें देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट है ना, साथ ही साथ इसमें आपका मूलधन भी कांस्टेंट है। मूलधन कांस्टेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट है, यानी कि टाइम और इंटरेस्ट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जो रेशियो टाइम का होगा वही रेशियो ब्याज का भी होगा। यानी कि टाइम का रेशियो अगर देखा जाए तो 2 वर्ष और 1.5 वर्ष यानी कि 4:3 है। टाइम का रेशियो 4:3 होगा तो ब्याज का रेशियो भी 4:3 ही होगा। यानी कि हमको तो दिख रहा है कि ब्याज में अंतर होना चाहिए 1 का, बोलिए। और आप खुद देख लीजिए कि ब्याज में अंतर है कितने का? 756 और 873। ब्याज में अंतर कितने का है? 117 का। और यहाँ अंतर हमको दिख रहा है 1। हमको 2 साल का निकालना है, मतलब पहले वाला का ब्याज आपको हमको निकालना होगा। कुछ गड़बड़ है क्या इसमें? अंतर 1 साल का 78 आ रहा है, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे जो ब्याज का अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 78 रुपया। और रेशियो में अंतर दिख रहा है हमको 1 का। पहले का ब्याज निकालना होगा तो 4 से गुना, बाद वाले का ब्याज निकालना होगा तो 3 से गुना। तो पहले वाला निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, बाद वाला निकालेंगे तब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको लगता है इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। कमा वही न कर रहे हैं और बढ़ाइए रहे हैं, घटा थोड़े रहे हैं। और बढ़ा रहे हैं, उसको घटा हम लोग नहीं रहे हैं। तो आराम से वैसे कीजिए। दूसरा इसका सस्ता उपाय मेरे जानकारी में नहीं है। अब अगला क्या है? टाइप 6 और इसके बाद टाइप 10। चलिए, तो नेचर 6 भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ आप लोग 2-3-4 क्वेश्चन कर लिए हैं, ऐसा नहीं है कि नया करिएगा। हाँ देखिए, कल है, कुल वाला नहीं है, ये सारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालना है। देखिए ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालना है, लेकिन लैंग्वेज में इस तरह से आएगा
तो हम इसलिए इसको नेचर बनाए हैं ताकि आप कभी फंसिए मत और आप इस अप्रोच को सोच पाएँ। और बाकी 10 जो है ना, टाइप 10, ये कंप्लीट रेशियो बेस्ड है। इससे पहले अभी तक जहाँ जहाँ हम लोग किए वहाँ बीच बीच में आपको डोज दिया जा रहा था कि इसको ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं, लेकिन टाइप 10 से पूर्णतः वही चीज़ का प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। और टाइप 10 से ही आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन डाले हुए हैं। चलिए, टाइप 6 में आपको एक बात कल ही शायद बताया गया था कि P रुपए का T वर्ष का जो ब्याज होगा वो P इंटू T रुपए का 1 वर्ष के ब्याज के बराबर होगा। मतलब आप 1000 रुपये पर 5 साल का किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज निकालिए, 1000 रुपये का 5 वर्ष के लिए किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज निकालिए, अथवा 5000 रुपये का 1 वर्ष का उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज निकालिए, दोनों ब्याज सेम ही आएगा, नहीं आएगा? तो ये रटने वाला तो बात है नहीं बिल्कुल, लेकिन अगर ये छोटा छोटा चीज़ अगर दिमाग से आप सोच पाते हैं तो शायद आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो चलिए, आप फिर से पुनः नेचर 6 के लिए एक नोट करके लिख लीजिए, क्योंकि ये तो हेडिंग ही इसी पर है, ये टॉपिक का नेचर 6 दर निकालने वाला जो है इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग करेंगे। लिखिए, P इंटू T रुपये का ब्याज, सॉरी P रुपये का T वर्ष का ब्याज वही होगा जो P इंटू T रुपये का, P इंटू T रुपया का, मतलब मूलधन को समय से गुना कर दे तो रुपया आएगा ना, तो P इंटू T रुपया का 1 वर्ष का ब्याज होगा, का ब्याज वही होगा जो P इंटू T रुपये का 1 वर्ष का ब्याज होगा। ये वर्ड पे ध्यान रखना है, 1 वर्ष का ब्याज। सही है ना? चलिए, अब आप ध्यान दीजिए, अब कहाँ पे वो हम लोग किए थे, टाइप 9, ठीक है, 10 नंबर और 18 नंबर, 10 और 18। जानबूझ के इसको लाए हैं, छोटा चीज़ को आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, मैथ का नियम बहुत सरल है। किसी भी टॉपिक को उठा के देखो, क्या हम लोग करते हैं, अगर इक्वेशन बनाना होता तो अंत में क्या दिया है, कुल ब्याज, तो हम भी ब्याज को ब्याज के बराबर कर देंगे। कुछ नहीं समझ में आएगा तो इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो चलो, 400 रुपया 2 वर्ष के लिए, एक व्यक्ति क्या किया है ना कि 400 रुपये को 2 वर्ष के लिए लगा दिया, 550 रुपये को 4 वर्ष के लिए लगा दिया, और 1200 रुपया को 6 वर्ष के लिए लगा दिया, और उसको जो ब्याज मिला वो कितना मिला, 1020 रुपया। कई साल में मिला, 2 और 4 6 12 साल। तो देखो ब्याज, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है, जहाँ जहाँ से बोले रहा, अगर कुछ नहीं बोला है तो सब जगह सेम है, यानी कि मूलधन का RT%, ये उसका हुआ ब्याज 400 रुपये का 2 साल का, और वैसे ही मूलधन का 550 का R वही रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने समय के लिए, 4 वर्ष के लिए, RT%, R इंटू T परसेंट, या R% T बोलिए, वही बात है, RT% बोलना ईजी लगता है। फिर 1200 रुपये का मूलधन का RT% R इंटू T% ब्याज, कुल ब्याज इतना ही ना होगा। तो हमारे हिसाब से टोटल ब्याज इतना रुपया होना चाहिए, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि कुल ब्याज 1020 रुपया हो रहा है। आर से आर का मान हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। चलिए, आपको कल हम बताए भी थे, हमें नहीं लगता है कि पुनः उस बात को जिक्र करने का ज़रूरत है कि P रुपये का T वर्ष का जो ब्याज होगा वही होगा जो P इंटू T रुपये का 1 वर्ष का ब्याज होगा। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप घर पे जाना फिर से सोचना अगर दिक्कत लगे तो अब चलो, इसको हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई 400 रुपया हम आपको 2 साल के लिए दिए हैं,
या दूसरे एसआई का बात है ना, सीआई में ऐसा नहीं होता। क्योंकि एसआई में तो ब्याज हर साल सेम ही मिल रहा है। तो अगर एक साल में हम आपको 400 रुपया 2 साल के लिए दिए हैं, या दूसरे शब्द में बोले कि 800 रुपया 1 साल के लिए दिए हैं। क्योंकि अगर मान लो कि यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज अगर 10% होता तो क्या होता, वही होता कि ब्याज जो होता मूलधन का RT%, मूलधन है 400, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, और समय है 2 वर्ष, तो RT%, यही ना ब्याज होगा। तो इसका ब्याज आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाए, 10 दूनी 20 चौका 80 रुपया। तो ये कै साल का ब्याज मिला, 2 साल का, 2 साल का ना। तो भाई मेरे क्या हम लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं और बना रहे हैं। देखो तो हम इसी चीज़ को नहीं बोल सकते हैं कि 400 रुपये का 2 वर्ष का बोलिए, और चाहे 800 रुपया का 1 वर्ष के लिए बोलिए, यानी समय 1 रख देंगे तो हम मूलधन को इसी का इधर, ना तो वैसे देखो कैसे नहीं समझ सकते हैं। इसको 400 गुना 2 कर देते हैं, क्या कर दिए 800, इंटू 10, इसको कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं ना समय के जगह, हो गया। तो वही बतवाना हुआ 800 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज बराबर होगा। तो हम यही आपसे बोलना चाह रहे थे कि P रुपये का T वर्ष का जो ब्याज होगा, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट होना चाहिए, वही P इंटू T रुपये का 1 वर्ष के ब्याज होगा, दोनों बात बराबर होगा। तो चलो हम अगर किसी को 400 रुपया 2 वर्ष के लिए दिए हैं, शुरू में दिक्कत भी होगा तो क्या टेंशन लेना, सबके लिए दिक्कत होता है। इसीलिए तो आपको नेचर बना करके 5-5, 7-7 क्वेश्चन खोज के ढूंढ के, कितना मेहनत का काम है। क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कौन सा लॉजिक पर है, तो फलाना चलो इसको इसमें डालना है, फिर भी आप नहीं सीख रहे हैं। 400 रुपया 2 वर्ष के लिए, या दूसरे शब्द में बोले कि 800 रुपया 1 वर्ष के लिए। वही देखो ब्याज की दर बोला है तो हम मूलधन और ब्याज का रेशियो लिख लेंगे। तो कुल ब्याज जो है वो है 1020 रुपया। अब रुक जाइए, 400 रुपया आप 2 वर्ष के लिए रखिए, चाहे 800 रुपया 1 वर्ष के लिए रखिए, बतवा सेम में है। 550 रुपया आप 4 वर्ष के लिए रखिए, और चाहे 2200 रुपया 1 साल के लिए रखिए, बात तो सेम हुआ ना। यानी कि माना कि 2200 रुपया एक जगह रखे 1 साल के लिए, और ये भी 800 रुपया रख रहे हैं 1 साल के लिए। तो काहे ना बोले कि 2200 और 800 3000 रुपया, यानी कि 3000 रुपया रख रहे हैं 1 साल के लिए। फिर आगे हम बोले कि 1200 रुपया 6 वर्ष के लिए, तो 1200 रुपया 6 साल के लिए बोलिए, चाहे 7200 रुपया 1 साल के लिए बोलिए। P इंटू T वर्ष का जो ब्याज होगा, P रुपया का T वर्ष का जो ब्याज होगा, P इंटू T का 1 वर्ष के ब्याज के बराबर होगा। तो 12 छक 7200 रुपया 1 वर्ष का ब्याज। तो बताओ कि 3000 और 7200 10,200 रुपया 1 साल के लिए लगा दिए, क्या दिक्कत है कि नहीं। तो 10,200 रुपया 1 साल के लिए, और ये लो 102 से 102 ख़त्म। कोई सेटिंग थोड़े था हम लोग का इस क्वेश्चन से 10%। तो इसी तरह से हम लोग नेचर 5 या 6 था ना। चलिए, तो अब लगता है शायद आपका 2-4 क्लास में ख़त्म हो जाना चाहिए SI। चलिए यहाँ से अब ध्यान दीजिए। तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या होगी, यह हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि मूलधन और ब्याज का रेशियो लिख लेंगे। तो ब्याज तो लगता है, कुल ब्याज कितना है 1000 रुपया। अब मूलधन निकाल लेते हैं। तो आप खुद बताइए, 2 साल के लिए कोई धन 500 रुपया लगाएंगे, या चाहे 1000 रुपया 1 साल के लिए लगाएंगे, बतवा तो सेम ना होगा। उसी तरह से 600 रुपया 5 साल के लिए, तो या दूसरे शब्दों में बोले कि 3000 रुपया 1 साल के लिए। तो 3000 और 1000 कितना हो गया 4000 रुपया। आगे देखिए, तो 1000 रुपया 6 वर्ष के लिए, तो या बोलिए कि 6000 रुपया 1 साल के लिए। तो 6000 इधर कितना हो गया 4000। तो 6 और 4 10,000 रुपया। तो 10,000 का कै परसेंट 1000 होगा 10% ना। लेकिन आपको लिखना है तो लिख लो।
हाँ वही चीज़ बात जो 18 नंबर में था, कल बताए थे ना 18 नंबर, वही सेम है। पता है भाई मेरे, अब कल बताएं फिर वही पूछ रहे हैं दोबारा। 2 नंबर उधरों से चिल्ला रहा था सब 18 नंबर। अरे 18 नंबर हम नहीं बताए हैं कि वही हमसे पूछ रहे हैं। चलिए, ए ने बी को 5,000 रुपया 2 साल के लिए और 3,000 रुपया सी को दिया है 4 वर्ष के लिए, और उसने दोनों से ब्याज के रूप में टोटल 2,200 रुपया प्राप्त किए थे। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि क्या होगा। कुल ब्याज मिल रहा है कितना? 2,200। तब 5,000 रुपया 2 वर्ष के लिए चाहे 10,000 रुपया 1 वर्ष के लिए, बात सेम है। और 3,000 रुपया 4 वर्ष के लिए चाहे 12,000 रुपया 1 वर्ष के लिए, तब 12,000 और 10,000 22,000, तब 22,000 का कै % होगा? बोलेंगे ये सब सेटिंग किए हुए हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, जरूर कुछ ना कुछ सेटिंग है। एगो होता दोनों वही हो रहा है। तो सर जानते हैं अजूब अपने लिए आसान क्वेश्चनवा रखते हैं बनाने के लिए, हम लोग के लिए भारी भारी का छोड़ देते हैं होमवर्क के लिए। नहीं तो ये नेचर भी आपका ख़त्म। अब टाइप 10 के बारे में क्या ख्याल है, बोलो आप लोग। स्टार्ट करें कि छोड़ दें? मेरा तो इच्छा है कि स्टार्ट कर दें। ये चलते कि अभी 10:30 हो भी रहा है, आज सैटरडे भी है। नहीं, आज शनिवार है, कल छुट्टी का दिन रविवार होगा, तो आप छुट्टी ना मनाएं, इसलिए काम को आगे शुरू करना चाहिए। और एक बात हम आपको बता दें कि टाइप 10 अगर जो नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। अब टाइप 10 में तो लगता है 3, 4, 5 नेचर दिए होंगे, जो भी दिए होंगे हमको नहीं पता है, देख लेंगे जो भी आएगा सामने। लेकिन इतना जान लीजिए कि टाइप 10 ही आपको मेन रूप से सीखना है। टाइप 10 को अगर आप अच्छे से सीखते हैं, मतलब यह मान लिया जाएगा कि आप क्वेश्चन पर अप्रोच कैसे करना है ये आप सीख गए, क्योंकि यहीं आपको सोचना जो हम लोग को है डेप्थ लेवल तक सोचना है। डेप्थ लेवल आपके लिए डेप्थ लेवल है। कभी कभी फील होता है कि आप लोग ऐसा क्वेश्चन पूछता है बच्चा सब, तो लगता है कभी हमको भी एक दिन प्राउड फील हुआ 2-4 दिन पहले। किस बात के लिए? बोले ऐसा नहीं सब क्वेश्चन पूछता है यार, सही में लगता है बड़ी मतलब इन लोग के लिए हार्डे होगा तभी नहीं सब पूछता है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है लोग, वही हम सोचते हैं कि बता ये लोग हार्ड लगता होगा तब नहीं लोग पूछ रहा है। चलो अब ध्यान दो, टाइप 10 मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं था कि आज इसको स्टार्ट करेंगे, और हम सोच भी नहीं सकते थे कि आज स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आज हो रहा है तो अच्छा बात है। अब आराम से 10-20 मिनट कहानी सुनो। देखो ये सब अपने कहानी शुरू कर दी, सब एकदम लफुआ है सब। देखो टाइप 10 नेचर 1 और नेचर 1 और नेचर 2 और नेचर 3 का नहीं, मेन हम बात कर रहे हैं किसका? टाइप 10। अभी हम लोग कहानी समझ रहे हैं टाइप 10 का। अब एक एक से पूछेंगे, और ये होमवर्क आज नहीं बहुत पहले दिए हैं, देखो कैसे पूछेंगे। अब ज़रा ध्यान देना, इधर सुनो सब लोग। अच्छा, आप लोग पढ़े हैं कि साधारण ब्याज जिसको सिंपल ही सिंपल बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है मूलधन का 80% होता है ना भाई लोग? बोलेंगे सर इस बार परसेंटवा ओकरा भी कहा रख दिया, अभी डिसिप्लिन में है ताकि आपको समझाना है, उसके बाद इनडिसिप्लिन हम लोग हो जाएंगे, आगे पीछे कर लेंगे परसेंटेज को। अब ज़रा ध्यान देना, मान लो कि आपने कोई पैसा लगाया है कहीं पे। एक बात बताइए, अगर आप 1,000 रुपया किसी को दिए थे उधारी, तो कुछ ब्याज देगा ना आपको? 1,000 के बदले अगर 1,200 रुपया देते तो ब्याज कम देता कि ज़्यादा? 1,000 रुपये के बदले आप 1,200 रुपया उसको देते तो आपको वह ब्याज पहले की अपेक्षा कम देगा कि ज़्यादा देगा? इसमें क्या दिमाग लगाना है, ज़्यादा ही देगा। अगर जो टाइम है उसको वैसे ही रहने दिया जाए, टाइम को रेट को उसमें छेड़छाड़ मत करो,
मैं बोला कि अगर मूलधन 1000 रुपया था, आपने 2000 किसी को दिए होते तो जाहिर सी बात है ब्याज भी आपको ज़्यादा देगा कि नहीं देगा। अगर 1000 के बदले आप 500 रुपया देते तो ब्याज क्या करता, कम देता। इसका मतलब यह है कि मूलधन को बढ़ाएंगे तो ब्याज भी बढ़ेगा, मूलधन को घटाएंगे तो ब्याज भी। इसका मतलब ये हुआ कि ब्याज जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, मूलधन का। ठीक है। अब मूलधन और टाइम को छेड़छाड़ ना करके अब रेट को छेड़छाड़ कर देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है को आप पैसा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिए तो वो भी कुछ ब्याज देगा आपको। अब 10% के बदले अगर 15% ब्याज आप लेते तो ज़्यादा ब्याज देगा कि कम देगा, ज़्यादा ना देगा। और अगर 10% के बदले आप 6% ब्याज लेते तो ब्याज आपको क्या देगा। एक और मतलब कि रेट को बढ़ाएंगे तो ब्याज भी बढ़ेगा, रेट को घटाएंगे तो ब्याज भी घटेगा, यानी कि ब्याज जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट के। उसी तरह से अब टाइम का बात करते हैं। मूलधन और रेट को छेड़छाड़ न करते हुए टाइम में छेड़छाड़ करते हैं। आप किसी को पैसा 5 साल के लिए दिए थे तो जाहिर सी बात है कुछ 5 साल का ब्याज देगा, लेकिन 5 साल के बदले अगर आप 7 साल के लिए दिए होते तो पहले की अपेक्षा वह ब्याज ज़्यादा देगा। और 5 साल के बदले 2 साल के लिए आप पैसा दीजिएगा तो पहले की अपेक्षा ब्याज भी कम देगा। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम को बढ़ाइएगा तो ब्याज भी बढ़ेगा, टाइम को घटाइएगा तो ब्याज भी, यानी कि आई जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी का। अब जब आपको जिस दिन आप यहाँ पे हमारे यहाँ आपका जिस दिन क्या बोल सकते हैं उद्घाटन हुआ था ना, उसी दिन उत्पत्ति हुआ था जिस दिन आपका, उसी दिन हम आपको बताए थे वेरिएशन चैप्टर में, रेशियो में वेरिएशन पढ़ाए थे ना, कि एक तो डायरेक्ट वेरिएशन बताए थे, दूसरा इन्वर्स वेरिएशन बताए थे, और इसके अलावा तीसरा ज्वाइंट और कंबाइंड वेरिएशन बताए थे कि कब दो अथवा 2 से अधिक वेरिएशन को आपस में कैसे मर्ज करेंगे वो भी सिखाए थे। तो यहाँ 2 से अधिक 3 वेरिएशन है तो इसको मर्ज करना हम आपको सिखाए होंगे। इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी इंटू आर परसेंट आई इंटू टी। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो चलिए ये होगा, यहाँ आप लोग बोल दिए हाँ होगा। अब यहाँ के बाद का कहानी समझना है। ये शुरू में भी एक दिन थोड़ा सा समझाए थे, आज पुनः दोहरा रहे हैं तो शायद ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाए, और बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से रेशियो से पढ़ना शुरू करो। देखो अब यहाँ पे क्या क्या कहानी हो सकता है। इस टर्म को हम एक LHS में एक ही टर्म है वो है ब्याज, और RHS में 3 टर्म है मूलधन, रेट और टाइम। LHS वाले का पहले कहानी ख़त्म कर दिया जाए। एक एक वही है तो एक में लफड़ा कम है। मान लीजिए कि LHS वाला पार्ट कांस्टेंट है, मन एकरा में चेंज नहीं होना चाहिए, एकरा में चेंज नहीं होना चाहिए, अपरिवर्तित होना चाहिए। तो अपरिवर्तित ये तो आपको पढ़ाए हैं K बराबर A इंटू बी इंटू सी हो, तो K बराबर A इंटू बी इंटू सी का रूप में होगा, और ये अगर कांस्टेंट होगा तो ये लोग आपस में इनवर्स प्रोपोर्शनल होंगे। सारे RHS वाले टर्म आपस में इनवर्स प्रोपोर्शनल होंगे, एक दूसरे का क्या होंगे, इनवर्स प्रोपोर्शनल होंगे। सारे एक दूसरे का इन्वर्स प्रोपोर्शनल होंगे। कहने का मतलब है कि अगर ब्याज को जितना ब्याज पहले मिल रहा था उतना ही ब्याज अब भी मिलना चाहिए। तो जाहिर सी बात है आप मूलधन को बढ़ाइएगा तो रेट या टाइम को घटाना पड़ेगा, है कि नहीं तो ब्याज भी बढ़ ना जाएगा। ब्याज को बढ़ाना नहीं है, स्थिर रखना है। तो मूलधन को बढ़ाइएगा तो टाइम को या तो रेट को घटाना पड़ेगा, रेट को बढ़ाइएगा तो टाइम या मूलधन को घटाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ये हुआ केस नंबर 1 कि जब LHS वाला पार्ट कांस्टेंट होगा, और मान लीजिए कि केस नंबर 2 में ऐसा हम लोग समझ लें कि LHS का पार्ट यानी ब्याज कांस्टेंट नहीं है, ब्याज भी बदल सकता है, तो सब एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। सीधा सा अगर बोले तो अगर ये कांस्टेंट जब नहीं होगा, इफ़ LHS पार्ट इज़ नॉट कांस्टेंट, देन वी कैन से दैट P, R and T even I will be directly proportional to each other. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे भाई मेरे, I में भी परिवर्तन होना चाहिए। मैं बोला अगर मूलधन और टाइम को बढ़ाएंगे ब्याज भी बढ़ जाएगा, मूलधन और टाइम को घटाएंगे ब्याज भी घटेगा, है कि नहीं। अब एक बात बताओ, ये LHS वाला पार्ट को हम लोग कांस्टेंट किए थे, LHS वाला पार्ट को नॉन कांस्टेंट किए,
देख रहे हैं, ये सब इतना रटाना नहीं आ रही, तो बच्चा जैसा चीज़ है, पता नहीं आपको क्या समझ में आ रहा होगा। लेकिन दूसरा केस अगर मान लीजिए कि RHS वाला पार्ट ही अगर कुछ कांस्टेंट हो जाए तब क्या होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। पता चल रहा है कि मूलधन जो है कांस्टेंट है, मूलधन क्या है, कांस्टेंट है। तो मूलधन अगर कांस्टेंट कर दिया जाए तो R% और T आपस में क्या होंगे, R% और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे ब्याज का। और अगर ऐसा बोले, हम आपसे पूछते हैं, जरा आप जवाब देना, देखते हैं। हम बोले कि मूलधन और टाइम दोनों कांस्टेंट है, मूलधन और टाइम दोनों कांस्टेंट है, तो मूलधन और टाइम कांस्टेंट हो जाएगा तो ब्याज और रेट में क्या रिलेशन बनेगा। अरे ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही नहीं है, सोचना क्या है कि नहीं, काहे ला दिमाग लगा रहे हैं। मूलधन और टाइम को कांस्टेंट कर दिया तो ब्याज और रेट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। मूलधन और रेट को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए, मूलधन और रेट को कांस्टेंट कर दिया जाए तो इंटरेस्ट और टाइम आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। मूलधन और टाइम को रेट और टाइम को अगर कांस्टेंट कर देंगे तब मूलधन और ब्याज आपस में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है ना। इन्वर्स प्रोपोर्शनल का तो कोई बात ही नहीं है। इन्वर्स प्रोपोर्शनल ये कब होंगे ये सोचना है। नहीं, देखो, जब ब्याज कांस्टेंट हो जाए और इधर से कोई एक और कांस्टेंट हो जाए, हाँ, तो LHS से कांस्टेंट हो जाए और RHS से भी कोई एक कांस्टेंट हो जाए, माने LHS वाला कंपलसरी है और RHS वाला कांस्टेंट है, तब ऐसा होगा। तो देखो, अगर I और P दोनों कांस्टेंट हो गया, मूलधन भी सेम, ब्याज भी सेम, तो रेट बढ़ाइएगा तो टाइम को घटाना पड़ेगा। बात को समझ रहे हैं ना। वैसे ही अगर ब्याज भी कांस्टेंट और रेट भी कांस्टेंट हो गया तब मूलधन बढ़ाइएगा तो टाइम घटाना पड़ेगा। उसी तरह से अगर ब्याज भी कांस्टेंट और टाइम भी कांस्टेंट तो मूलधन बढ़ाइएगा तो रेट घटाना पड़ेगा। समझ में आया बात। तो चलिए, इसमें ज़्यादा कहानी तो कहने का लायक है नहीं। अब शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन बनाना। एक दो शुरू करके आज छोड़ देंगे, नेचर 1 ही रहने देंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 नेचर 1 का क्या कर रहा है पहले हम भी देखें समझें। कोई निश्चित धन 5% वार्षिक की दर से 350 रुपया हो जाती है तथा 3% वार्षिक की दर से 250 रुपया हो जाती है, तो धन तथा समय ज्ञात करें। कैसे होगा वो? सोचो कैसे होगा। पहले तो बेसिक अप्रोच सोचेंगे ना, कैसे करें। टाइम दिला ही नहीं है, अब वही पूछ रहा है। तरीका बहुत सारा है। अभी कांस्टेंट और मॉन्स्टेंट में मत जाओ, पहले इधर देखो कि बनाते तो कैसे बनाते, कांस्टेंट के अलावा क्या करते आप। अभी तो कांस्टेंट में सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, पहले बेसिक से दिमाग लगा लो। अमाउंट कहाँ सेम है? अमाउंट भी नहीं सेम है। एक बार 350 हो रहा है, एक बार 250 हो रहा है। कैसे कैसे होगा? सोचिए। हाँ, बता दीजिए सर। हम सोचेंगे नहीं सर, बता ना दीजिए जल्दी। कह रहे इतना माथा लगवा रहे हैं, आप ही बता दीजिए, हम तो छापने के लिए रेडी हैं। कोई निश्चित धन 5% वार्षिक दर से 350 रुपया हो जाती है। चलिए हम ट्राई करते हैं, नहीं बने तो माफ़ कर देना, ठीक है। बोलेंगे सर आप भी ऐसे करते रहते हैं। देखिए, हम भी आप ही लोग के सामने सीखते हैं। 5% वार्षिक, तरीका नंबर 1, कोई निश्चित धन 5% वार्षिक दर से, धन तो निश्चित है ना भाई, और बाद में भी वही धन 3% की दर से कितना हो जाती है, यानी धन दोनों केस में कौन चीज़ है, बराबर का मतलब होता है 1:, पहले वाला धन बाद वाला धन दोनों है बराबर, यानी 1:1। तो देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना, 5%। तो धन का तुलना धन से ब्याज निकालना होता तो 5 से गुना, लेकिन मिश्रधन निकालना होगा, काहे, 1 साल के लिए है,
एक ही साल के लिए है। 100 प्लस 5 इंटू टी, 1 साल के लिए होगा तो 5, 100 प्लस 5, 2 साल के लिए होगा तो 5 दूनी 10, तो 100 प्लस 10, तो हमको तो पता नहीं है कई साल के लिए है कि नहीं। और यहाँ भी देखो 3%, तो मूलधन का तुलना मूलधन से ब्याज निकालना होगा तब तो 3 इंटू टी से गुना, लेकिन मिश्रधन निकालना है तो 100 प्लस 3t से गुना। ये भी मिश्रधन ये भी मिश्रधन है, दोनों का दिया हुआ है 5 सत्ते 35 और 5 पचे कहाँ गलत बोल रहे हैं, बोलो हाँ चाहे ना। हमने कोई दिमाग नहीं लगाया, जैसे कहा वैसे हम कर दिए। अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि नज़दीक का गुना नज़दीक से या दूर का गुना, तो ये नज़दीक का मतलब 100 प्लस 3t अब बटा 100 गुने 7 इतना बराबर हो जाएगा 100 प्लस 5t अब बटा 100 गुना 5। इसको बचा के रखने में ही भलाई है कि नहीं। अब यहाँ पे देख लीजिए 7 का 21t या 5 5 25t घट के आया 4t, यहाँ पे 700 यहाँ पे 500 घट के आया 200, 4 से 50 आ गया ये तो नहीं नहीं कैसे कैसे आ जाता है। सही में पूछिए तो अभी तक हमको बेसिक से समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है। कर देगा बेसिक से। अरे मूलधन का 80% बराबर मिश्रधन, बेवकूफ़ कहीं के। बेसिक से करना होगा तो क्या करेंगे, मूलधन प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 50% नहीं, ये होगा मिश्रधन। अब प्रश्न में दिया मिश्रधन कितना 1.5, इसका नाम देना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से इधर हो जाएगा p इंटू 1 प्लस कितना 3 साल के लिए 3% की दर से 3t%, इतना बराबर है कितना 250। इसको नाम देना पड़ेगा आपको इक्वेशन नंबर। अगर नाम नहीं देना चाहते तो अभी भी उपाय है, 0 से 0 काट दो, 5 7 35 5 5 25। मिश्रधन का अनुपात 7:5 होना चाहिए, तो दोनों को बराबर करना है तो उलट के गुना कर देंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। p इंटू 1 प्लस 50%, इधर हो जाएगा p इंटू 1 प्लस 3t%। इसके साथ 5 है तो एकरा भी जाएगा, एकरा साथ 7 है तो एकरा भी आएगा, दोनों होना चाहिए आपस में बराबर। ऐसे भी कर सकते हैं, न कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, बताइए। इतना छोटा छोटा क्वेश्चन कितना परेशान कर रहा है। अभी तक आपके दिमाग में नहीं चला यार मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से कैसे कर ले, यही दिमाग में आपको चल रहा होगा अभी तक। शुरू हो जाता कितना बढ़िया था। चलिए अब थोड़ा सा अल्टरनेट कुछ सोच लिया जाए। अच्छा जब टाइम निकल गया तो मूलधन नहीं निकलेगा। मिश्रधन का तुलना मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से मूलधन निकालना है तो 100 से गुना, दोनों में से किसी से भी चल सकते। टाइम जब कंफर्म हो गया तब टेंशन नहीं है कि नहीं, नहीं हो गया। चलिए अब थोड़ा अल्टरनेट सोच लिया जाए, है ना। इसको हम बोलेंगे तरीका नंबर कौन सा, 3rd। तरीका नंबर 3rd में आप गौर से पढ़िए क्वेश्चन को और आप हमको बताइए कि क्या मूलधन कांस्टेंट है दोनों स्थिति में। फर्स्ट केस में वही धन था जो 5% की दर से कितना हो गया 350, और वही धन था जो 3% की दर से हो गया 250। यानी सबसे पहला ये बात तो क्लियर हो गया कि इस क्वेश्चन में मूलधन कांस्टेंट है। अब दूसरा बात देखो कि क्या टाइम कांस्टेंट है क्या इस क्वेश्चन में है। कोई निश्चित धन 5% की दर से इतना हो जाती है तथा 3% की दर से इतना हो जाती है, तो समय दोनों के लिए अलग अलग है कि सेम है। यानी मूलधन भी सेम है और समय भी बच गया ब्याज और रेट, ब्याज और, तो यानी कि ब्याज और रेट बच जाएंगे तो ये आपस में क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। यानी कि जो रेशियो रेट का होगा भाई लोग, वही रेशियो ब्याज का भी होगा, यानी कि 5:3, 5:3। अब आपका दिमाग थोड़ा थोड़ा काम करेगा। तो पहले था 350 रुपया और अब हो रहा है 250 रुपया। बोलिए तो कितने का अंतर आ रहा है ब्याज में इनका। ब्याज का अंतर है 100 का।
और यहाँ देखिए तो कितने का अंतर है। अगर पहले का निकालना होगा तो कैसे गुना, अब बाद वाला निकालना होगा तो हल करिए। अब हमको मुंह देख रहे हैं। आपसे ब्याज थोड़े पूछ रहा है बेवकूफ़, धन पूछ रहा है। हम लोग तो अभी क्या निकाले हैं, ये ब्याज निकाल रहे हैं, और आपसे क्या पूछा गया है, धन। तो धन कैसे पता चलेगा? हाँ, तो घटाओ, मिश्रधन में से ब्याज क्या करोगे? आप जिससे निकालना है उससे निकाल लो। 2 से 50 तो हो जाएगा कितना, 250। आई 50 दिया 150, तो 350 में 250 ब्याज, तो गधा ही बोलेगा मूलधन कितना होगा, 100 रुपया। इधर है कितना, 250 रुपया में 150 रुपया ब्याज, तो मूलधन कितना होगा। अब हमें लगता है एकरा से आसान तरीका मेरे जानकारी में, जरूरी थोड़े कि इससे आसान नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो आप एक बात बताइए कि क्या क्वेश्चन नंबर 2 आप बना सकते हैं क्या? देखते हैं कौन पहले आंसर बताते हैं, कौन पहले आंसर बताते हैं। डी भी देख लो भाई लोग। डेढ़ सौ, 100, 50, 2, 25, 25, 75 दूनी कितना होता है, 150। 2 से 75, 5, 3, 5, 75, 75 गुना 5 कितना आ रहा है? करिए करिए करिए। ₹25 आ रहा है। बाकी लोग के कई गो क्वेश्चन है एकरा में। हाँ देखो, यहाँ पे उस सब का फ़ायदा बुझाएगा आपको। ये सब जब क्वेश्चन आएगा ना 5.4 वर्ष में 4.5, 8.6%, यहाँ पे रेशियो मेथड का आपको बेनिफिट दिखाई देगा कि कितना आराम से हम लोग कर पा रहे हैं। तो चलिए, आवाज़ आगे बढ़ाने से कोई फ़ायदा, क्योंकि यही मेन टाइप है और इसमें आगे बढ़ाएंगे तो फिर लसरा जाएगा।